इधर नमन और रोहित दोनों ही दानिश को हिचकिचाते हुए देखने लगे। तभी रोहित ने धीरे से कहा, दानिश सर, एक्चुअली अंतरा थोड़ी मुंह फट है और जिद्दी हो गई है, वह कुछ भी बोल जाती है। हमने उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया, इसलिए हम उसे उस हिसाब से मैनर नहीं सिखा पाए जिस तरह से होने चाहिए। पर प्लीज आप माइंड पर मत लीजिएगा। इसके जवाब में दानिश ने अपनी भौं को चढ़ाकर बोला, मुझे उसकी बदतमीजियों से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनते ही रोहित ने हैरानी से कहा, लेकिन दानिश सर, जहां तक हमें पता है आप किसी की डिसरिस्पेक्ट को एक सेकंड भी टारगेट नहीं करते। पर मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से अंतरा आपसे बात कर रही है, आप उसका ज्यादा जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि आप कहीं अंतरा का किडनैप करवा कर उसे अपने तरीके से सजा न देना चाह रहे हो। इन सब बदतमीजियों के लिए रोहित की ऐसी इमेजिनेशन को देखकर नमन ने उसके पैर पर हल्के से मारा तो रोहित ने मुंह बना लिया। लेकिन दानिश ने इसके जवाब में अंतरा को ध्यान से देखा, जो इस वक्त काफी ज्यादा बिजी थी साफ सफाई करने में, और उसे देखते हुए दानिश ने कहा, डोंट वरी, मैं उसे सजा नहीं दूंगा क्योंकि अभी वह सजा पाने के लायक नहीं हुई है। लेकिन जिस दिन वह सजा पाने के लायक हो जाएगी उस दिन मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। यह कहकर उसने आसपास देखते हुए कहा, यहाँ दूसरा वॉशरूम कहाँ है? यह सुनकर रोहित ने तुरंत कहा, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। जिसके बाद वह दानिश को लेकर दूसरे कमरे की तरफ गया। लेकिन वहीं नमन के दिमाग में दानिश की कहीं आखिरी बातें चलने लगी और उसे सोचकर उसे कहीं ना कहीं डर लगने लगा। फिर उसने खुद से कहा, दानिश के कहने का मतलब क्या था? अंतरा जब उस लायक हो जाएगी तब उसे सजा देंगे, लेकिन वह किस लायक होगी और वह उसे किस चीज की सजा देंगे? पता नहीं क्यों, पर मुझे डर लग रहा है। शायद मैंने सबसे बड़ी गलती की है दानिश सर को अंतरा के बारे में बता करके। मुझे उन्हें नहीं बताना चाहिए था कि अंतरा कहाँ है, फिर इसके लिए चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाती। यह कहते हुए नमन अब बहुत ही परेशान नजरों से अंतरा को देखने लगा, जो दुनिया से बेखबर अपने काम में डूबी हुई थी। उसे देखकर उन्होंने बेहद प्यार से कहा, मेरी बच्ची, अपने डैडी को माफ कर देना। शायद आपके डैडी हम डैडी नहीं बन पाए जो बनने के लिए आपसे बचपन में वादा किए थे। पता नहीं दानिश सर आगे क्या करेंगे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी रोहित ने उसे आवाज लगाई तो फिर नमन रोहित की तरफ बढ़ गया। इधर अंतरा चारों तरफ साफ सफाई कर रही थी। उसने लगभग 1 घंटे में पूरा कमरा अच्छे से साफ कर दिया। रूम अब पूरी तरह से चमक रहा था। तभी दानिश ने कमरे के अंदर कदम रखा। दानिश को देखकर कहा, फाइनली मैंने आपके कमरे को साफ कर दिया। यह सुनकर दानिश ने अपनी नजर चारों तरफ घुमाते हुए बोला, क्या तुमने इससे पहले कहीं साफ सफाई का काम किया है? अंतरा दानिश की यह बात सुनकर चिढ़ गई और बोली, आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं नौकरानी दिखाई देती हूँ आपको? नहीं पता, पर मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। मुझे यह सारे काम बहुत अच्छे से करने आते हैं। यह सुनकर दानिश मुस्कुराया और बोला, आई नो सिली गर्ल, यू आर वेरी स्मार्ट। यह सुनकर अंतरा अपनी आंखें छोटी करके बोली, पहले तो आप मुझे बेवकूफ बोल रहे हैं और फिर आप मुझे स्मार्ट बोल रहे हैं। आखिर आप कभी सीधी बात क्यों नहीं बोल सकते? जब देखो तब टेढ़ी बात ही बोलते रहते हैं। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। यह कहकर अपने पैर पटकते हुए कमरे से बाहर जाने लगी तो वहीं दानिश उसे जाते देख हल्के से मुस्कुरा दिया। लेकिन तभी अंतरा जाते जाते पलट कर बोली, और एक बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ रह रहे हैं तो मुझे परेशान करेंगे तो कान खोल कर सुन लीजिए। मैं अंतरा हूँ, मेरी परदादी मुझसे बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं, इसलिए आप इस गलत फहमी से बाहर निकल जाएं कि आप मुझे परेशान करेंगे, क्योंकि मैं खुद आपके नाक में दम कर दूंगी। यह कहकर वहां से चली गई तो वहीं दानिश चिढ़कर बोला, तुम इस तरह इसलिए हो गई हो क्योंकि तुम 7 साल से मुझसे दूर रही हो। अगर तुम 7 साल तक मेरे कंट्रोल में रहती तो तुम कभी मुझसे ऐसी बात करने की भी हिम्मत ना करती। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम जब मेरे पास आ गई हो तो मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने रंग में रंग दूंगा। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। इधर दूसरी तरफ कमरे में नमन इस वक्त सुलोचना जी के सामने चुपचाप खड़ा था। तभी सुलोचना जी ने धीरे से कहा, जो तुम बता रहे थे क्या वही सब कुछ हो चुका है? इसके जवाब में नमन ने कहा, हाँ माँ, अब यहाँ पर जो आए हुए हैं उनके बारे में तो आप अच्छे से जानती हैं।
वह मेरे बॉस हैं और जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही हो चुका है और मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आप उनसे ज़्यादा बात मत करें क्योंकि वह छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए आप उनसे थोड़ा दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यह सुनकर सुलोचना जी ने मुँह बनाते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं कोई बक-बक करने वाली बूढ़ी औरत हूँ, जो किसी को देखा नहीं बक-बक चालू कर दिया? देखो मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो उस लड़के से बात ही नहीं करूँगी क्योंकि वह विदेश में पला-बड़ा है। पता नहीं उसके पास संस्कृति होगी भी या नहीं, पता नहीं उसके पास कैसे संस्कार होंगे। मुझे तो उस लड़के से कोई लेना-देना नहीं है। तुम फ़िक्र मत करो, सिर्फ़ उसे खाना दे दूँगी और उसे नाश्ता दे देंगे, जैसे सभी को देते हैं। इसके अलावा मैं तो उससे बात भी नहीं करूँगी। यह सुनकर नमन ने अपना सर हिला दिया और बोला, नमन ने कहा, माँ मुझे आपसे यही उम्मीद थी। जिसके बाद सुलोचना जी वहाँ से चली गई। नमन ने भी गहरी सांस लेकर कहा, मुझे खुशी है कि माँ मेरी बात समझ गई। अब वह दानिश सर से दूर रहेंगी क्योंकि मैं दानिश सर को अच्छे से जानता हूँ और माँ को भी अच्छे से जानता हूँ। माँ बहुत ज़्यादा बोलने लग जाती हैं और अगर उन्होंने कोई बात ऐसी कह दी जिससे दानिश सर को बुरा लग गया तो हमें परेशानी हो जाएगी। अभी यह सब कुछ कह ही रहा था कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। वह नासमझी में बाहर की तरफ गया तो सामने का नज़ारा देखकर उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। फिर वह बोला, माँ अभी कुछ देर पहले ही आपने कहा था कि आप दानिश सर से बात नहीं करोगी, लेकिन अब आप यह क्या कर रही हो? यह कहते हुए उसने लाचारी से अपना सर हिला दिया और सामने देखने लगा, जहाँ इस वक्त सुलोचना जी बड़े प्यार से दानिश को ऊपर से नीचे तक देखकर बात कर रही थी। कह रही थी, बेटा तुम भी विदेशी लड़के की तरह लग रहे हो। मुझे पता है, मेरा बचपन से सपना था कि मैं किसी विदेशी लड़के को देखूं, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे मेरे बचपन का सपना याद आ गया। तुम्हें पता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे तो कितनी सारी लड़कियां दोस्त भी होंगी। वैसे तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। क्या तुमने शादी के बारे में कुछ सोचा है? यहाँ मेरी जान पहचान की बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे रिश्ते की बात चलाऊं। दानिश तो यह सब सुनकर सुलोचना जी को घूर ही रहा था। उसने तो कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। तो वहीं नमन ने जब शादी वाली बात सुनी तब वह और भी ज्यादा परेशान हो गया। वह तुरंत हड़बड़ी के साथ आगे आया और सुलोचना जी को पकड़कर बोला, माँ यह आप क्या कह रही हैं? अभी दानिश सर की उम्र क्या ही है शादी करने की? इसके जवाब में सुलोचना जी ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, चुप रहो तुमने तो शादी की नहीं और सबको सलाह दो। तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी। तुम्हारी वजह से आज तक मैं बहू का सुख नहीं ले पाई और अब तुम दूसरों को ऐसे मत भड़काओ। क्या करूं सुलोचना? फिर से दानिश से बोली, दानिश बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढ लूंगी। तुम तो इतने ज्यादा हैंडसम हो, तुम्हें तो बहुत अच्छी लड़कियां मिलेंगी। तभी वहां डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठी अंतरा सेब खाते हुए बोली, दादी राक्षस को राक्षस लड़की ही मिल सकती है क्योंकि नॉर्मल लड़की के अंदर इतना खून नहीं होता जितना इन्हें पीना आता है। इसलिए आप राक्षसों की दुनिया में चली जाइए और वहीं से उनके लिए कोई लड़की ढूंढ कर लाइए। यह सुनकर वह हंसने लगी तो वही नमन ने यह सुना तो उसे अपनी आंखें दिखाते हुए बोले, अंतरा यह क्या बदतमीजी है? तुम दानिश सर से ऐसे नहीं बात कर सकती, उनसे माफी मांगो। यह सुनकर अंतरा ने मुंह बना दिया, मैं क्यों माफी मांगू? मैं तो अपनी दादी को समझा रही हूँ कि वह इनकी नॉर्मल लड़की से शादी करवाने की बात छोड़ दे क्योंकि वह वंपायर हैं और वंपायर कभी नॉर्मल लड़की से शादी नहीं कर सकते। इसके जवाब में अब दानिश ने आखिर में अंतरा को देखते हुए कहा, क्या मैं नॉर्मल लड़की से शादी नहीं कर सकता? अंतरा यह सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, क्योंकि एक आप वंपायर हैं और मैंने वंपायर के बारे में बहुत पढ़ रखा है। वह अपनी दुनिया की लड़कियों से शादी करते हैं और तो और वह बहुत सालों तक शादी भी नहीं करते। उसके जवाब में दानिश ने उसे पहली नजरों से देखकर कहा, लेकिन एक दिन मैं शादी जरूर करूंगा और एक नॉर्मल लड़की से तो नहीं, पर हाँ दुनिया की सबसे अजीब लड़की से जरूर करूंगा। अजीब लड़की का नाम सुनकर अंतरा अपनी आंखें छोटी करके बोली, ऐसी कौन सी अजीब लड़की से आप शादी करोगे? और वैसे भी आप जिस तरह के हो, आपको सिर्फ अजीब लड़की ही मिल सकती है। यह कहकर हंसने लगी तो वहीं दानिश भी हल्के से मुस्कुराते हुए बोला,
तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे सिर्फ दुनिया की अजीब लड़की भी मिल सकती है और मैं उससे ही शादी करूंगा। तभी अंतरा ने कहा, लेकिन मुझे शादी में जरूर बुलाइएगा। मैं भी देखूंगी वम्पायर के साथ कौन सी अजीब लड़की शादी करती है। यह कहकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। दानिश उसे फिर से देखकर इतनी गहरी आवाज में बोला, तुम्हें तो जरूर शादी में रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना तो शादी ही नहीं होगी। अंतरा ने और बाकी सब ने जैसे ही दानिश की ये बात सुनी, सभी एक पल के लिए हैरान हो गए। तभी अंतरा तुरंत दानिश की तरफ मुड़ी और बोली, क्या अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मैं आपकी शादी में पंडित वाला काम करूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं स्मार्ट हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस तरह शादी करवाऊं आपकी। आप किसी दूसरे पंडित को हायर कर लीजिएगा। मैं तो वहां पर सिर्फ गोलगप्पे खाने के लिए आऊंगी। वैसे आपकी शादी में यह सारे स्टॉल तो रहेंगे ना, जैसे गोलगप्पे, छोले भटूरे, डोसा, पाव भाजी, क्योंकि मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद है और मैं तो भर भर के खाऊंगी। तभी नमन अब आगे आए और वह अंतरा के मुंह पर हाथ रखकर उसे कमरे की तरफ लेकर जाते हुए दानिश से बोले, दानिश सर, अंतरा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था कि इसके मुंह पर स्टॉप नहीं है, या नॉन स्टॉप बोलती रहती है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अंतरा अपने हाथ पर लगातार पटकते जा रही थी। वह बोलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थी, लेकिन नमन उसे खींचते हुए कमरे में लेकर चले गए। तो सुलोचना जी ने चिढ़कर कहा, मेरा बेटा तू एक नंबर का पागल है, हमेशा बेचारी मेरी पोती को डांटता रहता है। तभी फिर वह वापस से दानिश को देखकर बोली, वैसे दानिश बेटा, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? वैसे नमन तो ज्यादा बताता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम अपने माँ बाप से बात नहीं करते। तुम ऐसा क्यों करते हो बेटा? माँ बाप ही तो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं। तुम्हें एक बार अपनी माँ से जरूर बात करनी चाहिए। सुलोचना जी ने जैसे ही अब शब्द बोले, अचानक से दानिश के चेहरे पर वह जो हल्की सी स्माइल थी, वह पूरी तरह से काली पड़ गई और दूसरे ही पल अपनी सर्द निगाहों से उन्हें देखने लगा। रोहित, जो अभी वहां पर आ रहा था और उसने यह सब सुन लिया था, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह तुरंत दौड़ते हुए सुलोचना जी के पास आया और उनके मुंह पर हाथ रखकर उन्हें अब वह खींचते हुए रूम में लेकर जाने लगा। वह उन्हें वहां से ले जाते हुए दानिश से बोला, दानिश सर, मैं माँ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। माँ मेरी कुछ भी बोलती रहती है, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। या बूढ़ी हैं, आपकी सजा झेल नहीं पाएंगी। वैसे भी इनका एक पैर जमीन पर है और एक पैर कब्र में है। रोहित अजीब नजरों से सुलोचना जी को घूरने लगा और मन ही मन बोला कि यह बुढ़िया को खुद की जान की परवाह नहीं है, साथ में हमारी भी नहीं है। तभी सुलोचना ने चिढ़कर कहा, जरूर तुमने मन में मुझे बुढ़िया कहा है ना? यह सुनकर रोहित ने कहा, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? तभी सुलोचना जी ने उसकी पीठ पर मारते हुए कहा, अभी के अभी निकल जाओ मेरे कमरे से। तुम दोनों दोस्त एक दूसरे की तरह ही हो, किसी को तो मेरी बात समझ नहीं आती। यह कहकर अपने कमरे में चली गई। तो वहीं रोहित ने गहरी सांस लेकर कहा, थैंक यू गॉड, वरना मुझे तो लगा कि आज हम मर ही जाएंगे। या कहते हुए उसने जब सामने दानिश को देखा, वहां दानिश सर नहीं था। यह देखकर रोहित ने जल्दी से कहा, दानिश सर कहाँ चले गए? यह कहकर आसपास दानिश को ढूंढने लगा, लेकिन दानिश उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। इधर दूसरी तरफ कमरे में नमन अंतरा के सामने खड़ा था, पर अंतरा सिर नीचे झुकाए थी और उनकी डांट सुन रही थी। अंतरा, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नमन ने उसे डांटते हुए कहा। अंतरा ने बोरियत से कहा, डैड, आप पिछले 15 मिनट से मुझे यही बात बता रहे हो। मैं समझ गई, आपको पता है ना कि आपकी बेटी कितनी ज्यादा स्मार्ट है। यह कहते हुए वह अपने बालों को स्टाइल से पीछे करने लगी। फिर नमन ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है मेरी बेटी कितनी स्मार्ट है, इसलिए तो मुझे उसकी स्मार्टनेस पर कभी कभी ज्यादा गुस्सा आता रहता है। यह सुनते ही अंतरा चिढ़ गई और फिर तभी वहां जल्दबाजी से रोहित आते हुए बोला, नमन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यह सुनते ही नमन फिर से कहा, अब क्या हुआ? दानिश सर कहाँ हैं? क्या मेरी माँ ने कुछ कह दिया उन्हें? इसके जवाब में नमन ने अपना सर तुरंत ना में हिलाया और बोला, हाँ, तुम्हारी माँ ने दानिश सर से उनकी फैमिली का जिक्र किया और खासकर उनकी माँ का जिक्र किया। तब से दानिश सर यहाँ से गायब हो गए। जैसे ही नमन ने सुना, वह एक पल के लिए हैरान रह गया। तो
तो वहीं अंतरा ने जब यह सुना तो वह खुशी के साथ बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वह वम्पायर यहाँ से चले गए? वाह, मेरी दादी कितनी ग्रेट है, उन्होंने तो मेरी विश पूरी कर दी। तभी नमन ने गुस्से के साथ कहा, अंतरा शट अप, तुम्हें पता भी है दानिश सर का मॉम डैड के साथ उनका क्या इशू है? अगर तुम्हें इन सब के बारे में नहीं पता तो ऐसे खुश होने की भी जरूरत नहीं है। यह सुनकर अंतरा चुप हो गई क्योंकि उसे नमन की काफी ज्यादा डांट पड़ चुकी थी। तभी नमन ने रोहित से कहा, रोहित एक काम करो, तुम जाकर बाहर ढूंढो और मैं आसपास गली मोहल्ले में पता करता हूँ। यह सुनकर रोहित ने अपना सर हाँ में हिला दिया और नमन वहां से बाहर निकल गया। रोहित भी वहां से बाहर चला गया तो इधर अंतरा अभी भी मुंह बनाते हुए बोली, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस खुश हो रही थी। क्या यहाँ खुश होना भी बुरा है? यह कहकर वो जाकर बेड पर लेट गई और सेब खाने लगी। इधर दूसरी तरफ इस वक्त ओबराय पैलेस में रोली किचन में काम कर रही थी। शेफ वहां पर डिनर रेडी कर रहे थे। रोली भी उनकी हेल्प करवा रही थी। तभी किचन में दृश्यम ने रोली को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मॉम क्या आप मेरे लिए आज गाजर का हलवा बनाएंगी? मेरा बहुत दिल कर रहा है। यह सुनकर रोली ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा जरूर, लेकिन अचानक से तुम्हारा गाजर का हलवा खाने का क्यों मन करने लगा? इसके जवाब में दृश्यम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरे दानिश भाई ने डैड को गुस्सा दिलाया है और उन्होंने एक तरह से डैड के ईगो को भी तोड़ दिया है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। उसने जैसे ही यह कहा, रोली के चेहरे पर स्माइल गायब हो गई। वह तुरंत आसपास देखने लगी और जल्दी से उनके मुंह पर हाथ रखकर बोली, दृश्यम तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना अगर तुम्हारे डैड ने यह सुन लिया तो वह तुम्हें कितना डांटेंगे। दृश्यम ने चिढ़कर कहा, तो मैं गलत ही क्या कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुझे आज अपने दानिश भाई पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। उन्होंने कितनी आसानी से उनके ईगो को तोड़ दिया। मैं तो यही चाहता था कि एक दिन ऐसा आए जब दानिश भाई उनकी बात मानने से इनकार कर दें, और अब तो रात भी हो गई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दानिश भाई अभी तक यहाँ नहीं आए। इसका मतलब पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में डैड की बेइज्जती होगी और चारों तरफ उनकी बदनामी होगी, और यह सब कुछ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसकी यह सारी बातें सुन रोली को तो समझ ही नहीं आया कि वह दृश्यम की ऐसी बातों का क्या जवाब दे, लेकिन तभी उसने उसे डांटते हुए कहा, दृश्यम अगर तुमने ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह तुम्हारे डैड हैं और तुम्हें अपने डैड का नाम ऊंचा करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इस तरह से उनके नाम को मिट्टी में मिलाने के बारे में। दृश्यम यह सुनकर वहां से जाते हुए गुस्से से बोला, वह मेरे डैड नहीं है। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे कोई प्यार नहीं दिया। अगर वह मेरे डैड होते तो उन्हें इस बात का एहसास होता कि मुझे एक डैड के प्यार की ज़रूरत है, पर वह तो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक गैर पेरेंट्स की तरह ही मुझसे पेश आए हैं। मुझे उनकी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है और मुझे खुशी है कि कल उनकी इज्जत चारों तरफ तबाह होगी। यह कहकर वहां से चला गया तो वहीं रोली बस हैरानी से उसकी बातों में सिमटी रह गई। वह अभी चुपचाप वहां खड़ी थी कि तभी उनका फोन अचानक बजा। अपना फोन बजते देख रोली ने हैरानी के साथ कहा, मेरे फोन पर किसका फोन आने लगा? क्योंकि रोली ने फोन भले ही ले रखा था पर आज तक कोई उसका अपना नहीं था जो उसे कॉल करता या उसका हाल चाल पूछता। उसने बस दृश्यम के लिए या फिर ध्रुव के लिए ही अपना फ़ोन ले रखा था, क्योंकि दृश्यम टूर पर जाता था तब वह उससे फ़ोन पर बात किया करती थी और वह ध्रुव से भी उसका हाल चाल पूछा करती थी और उससे बात किया करती थी। इसके अलावा आज तक किसी ने उसके पास कोई फ़ोन नहीं किया था, लेकिन अचानक से इस कॉल को देखकर उन्हें समझ नहीं आया और उन्होंने जब अपना फ़ोन उठाया तो उस पर अननोन नंबर था। अननोन नंबर को देखकर रोली ने खुद से कहा, यह किसका नंबर है? इस नंबर से तो पहली बार मुझे कॉल आ रहा है। यह कहते हुए वह साइड में गई और उन्होंने कॉल पिक किया, लेकिन कॉल पिक कर रोली ने धीरे से कहा, हेलो कौन बोल रहा है? लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो रोली ने फिर से कहा, हेलो कौन बोल रहा है? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। तो रोली को अब समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने खुद से कहा, जब बात नहीं करनी होती तो फिर कॉल क्यों किया?
देखो आप जो कोई भी हो, अगर आप मुझे जानते हो तो प्लीज बताओ कि आप कौन बोल रहे हो, क्योंकि मुझे आपका नंबर याद नहीं आ रहा है। लेकिन उधर से किसी ने कुछ भी नहीं कहा, जिसे देखकर रोली परेशान हो गई। तभी एक सेफ ने रोली को आवाज लगाई, मैडम एक बार इस जूस को चेक कर लीजिए। यह सुनकर रोली ने अब चिढ़ कर कहा, अगर आपको कुछ बात नहीं करनी तो आप दोबारा से कॉल मत कीजिएगा। जिसके बाद उसने चिढ़कर फोन कट कर दिया और फिर से बोली, पता नहीं कौन था जो मुझे इस तरह परेशान कर रहा था। वह यह कहकर वापस किचन की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ जयपुर इस वक्त टेरेस पर दानिश अपने हाथ में फोन लिए खड़ा था और वह बस खामोशी के साथ फोन को ही घूरे जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने अपने फोन पर पकड़ कसते हुए और उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया और वह रेलिंग को कस कर पकड़ते हुए बोला, जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ। तभी उसने यह कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहां काफी ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, ओ तो आप यहाँ पर हैं, और मेरे दोनों डैडी आपको ढूंढने के लिए पूरा जमीन आसमान एक कर चुके हैं। अंतरा की आवाज सुनते ही दानिश के एक्सप्रेशन बदल गए। वह पीछे मुड़ा तो उसकी नजर अंतरा पर चली गई। चांदनी रात थी। रात की रोशनी अंतरा के चेहरे पर डायरेक्ट पड़ रही थी, जिससे उसका छोटा सा चेहरा इस वक्त चमक रहा था। अंतरा को इस तरह चांदनी रात में देखकर दानिश ने चांद को देखा, फिर उसने अंतरा को देखा और उसने कहा, कोई डिफरेंस नहीं है तुम दोनों में। तुम दोनों एक जैसे हो, लेकिन तुम बेदाग हो, पर उस चांद में दाग है। दानिश की ऐसी अजीब बात सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। दानिश की बातें उसके सिर के ऊपर चली गईं। उसने ना समझी में कहा, यह क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आप कोई एस्ट्रोनॉट हैं जो ऐसे मून से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं? यह कहकर वो उसके पास आई और उसके तरफ एक कॉफी का मग बढ़ाते हुए बोली, वैसे मैं कभी किसी के साथ कॉफी शेयर नहीं करती, क्योंकि मैं तो दोनों कॉफी अकेले पीती हूँ और यह मेरा डेली का रूटीन है। मैं टेरेस पर आकर चांद को देखते हुए दोनों कॉफी अकेले पी लेती हूँ, पर आज आप मेरे सामने हैं तो इसलिए मैं आपके साथ अपनी कॉफी शेयर कर रही हूँ। मेरी ये कॉफ़ी का हमेशा एहसान मानना आप। यह कहकर उसने उसकी तरफ मग बढ़ा दिया, तो वहीं दानिश ने अपनी भौं चढ़ाकर उस कॉफ़ी के मग को घूरा और बोला, लेकिन मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं। यह सुनते ही अंतरा अपनी आंखें बड़ी करके बोली, पर क्यों? इसके जवाब में दानिश ने कहा कि मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है और मैं बच्चों वाली कॉफ़ी नहीं पीता। यह कहकर वह वहां से जाने लगा और वह खुद के लिए बच्चा सुनकर अंतरा बुरी तरह और गुस्से से चिल्लाई। उसके चिल्लाने से दानिश के एक्सप्रेशन बदल गए और उसके कदम अपनी जगह रुक गए और वह अपनी भौं आपस में चढ़ाते हुए उसकी तरफ मुड़ा और बोला, व्हाट हैपेंड? इसके जवाब में अंतरा ने दांत पीस कर कहा, मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन जब कोई मेरे उम्र के लिए मुझे इस तरह से चैटिंग करता है या फिर मेरा मजाक बनाते हैं, वह मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, बल्कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, इसलिए आइंदा से मुझे बच्ची कहने की गलती भी मत करना। उसकी यह बात सुनकर दानिश उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। वह उसके कंधे तक नहीं पहुंचती थी। दानिश ने उसे ध्यान से देखा और तिरछा मुस्कुरा कर बोला, ओके, तो फिर क्या तुम्हें सब कुछ पता है जो एक एडल्ट इंसान को पता होता है? यह सुनकर अंतरा ने उसी तरह अक्कड़ से कहा, ऑफ कोर्स मुझे सब कुछ पता है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अपने पूरे स्कूल में मैं सबसे स्मार्ट लड़की हूँ। दानिश उसके मुंह से यह सुनकर अब गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, आई नो तुम अभी भी बच्ची हो, इसलिए अब मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो। यह कहकर वो उसके माथे पर अपनी उंगली से टैप किया और वहां से नीचे चला गया। तो वहीं अंतरा गुस्से से चिल्लाते हुए चिढ़ कर कहा, वंपायर कहीं के, मैं बच्ची नहीं हूँ, समझे? अब मैं बड़ी हो गई हूँ। लेकिन दानिश तब तक जा चुका था। अंतरा ने अब दांत पीस कर खुद से कहा, मैं बच्ची बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तब उन्हें समझ आएगा। ये कहते हुए वह भी अब नीचे जाग आ गई। इधर दानिश नीचे हॉल की तरफ आया तो नमन जो अंदर ही आ रहा था,
उसकी नज़र दानिश पर गई। नमन काफ़ी ज़्यादा परेशान था, इसलिए दानिश को देखते ही नमन तुरंत ज़ोर से बोला, दानिश सर आप यहाँ पर हैं। उसकी आवाज़ तेज़ थी, जिसे सुनकर सुलोचना जी किचन से बाहर आते हुए गुस्से से बोली, क्या अब तुम मेरे कान के पर्दे फाड़ोगे? पहले ही बुढ़ापे में कम सुनाई देता है, ऊपर से तेरा ये चिल्लाना। यह सुनकर नमन ने फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, सॉरी सॉरी माँ, वह मैं तो बस दानिश सर को इतने वक्त से ढूंढ रहा था। वह मुझे कहीं नहीं मिले, पर अभी वह मुझे यहाँ दिखाई दे गए, इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। यह कहते हुए वह दानिश के पास आया तो वहीं सुलोचना जी ने जब यह सुना तो वह दानिश को देखकर प्यार से बोली, दानिश बेटा मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद खाना बना रही हूँ, तुम उसे जरूर खाना। जैसे यह उन्होंने कहा, दानिश ने हल्के से अपना सिर हिलाया। यह देखकर सुलोचना जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह वापस किचन में चली गई तो वही नमन दानिश के पास आते हुए बोला, दानिश सर कुछ देर पहले मेरी माँ ने आपसे जो कुछ भी कहा था उसके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था वह इतना क्यों बोलती हैं, पर वह जब भी बोलती हैं तो बुरा ही बोलती हैं। प्लीज़ दानिश सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उनकी बातों का बुरा मत मानना। दानिश यह सारी बातें सुने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, मुझे उनकी बातों का कोई बुरा नहीं लग रहा है, कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तो वहीं जब नमन ने यह सुना तो उसकी जान में जान आई, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वह दानिश के कमरे में आया और थोड़ा सीरियस होकर बोला, दानिश सर विशाल सर का कॉल आ रहा है। वह मुझे अब तक 50 बार फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन आपकी वजह से मैंने अभी तक एक बार भी उनको जवाब नहीं दिया। पर शायद मुझे लगता है कि इस तरह उनके कॉल को अवॉइड करना सही नहीं है। क्या मुझे जवाब दे देना चाहिए? इसके जवाब में दानिश ने सोफे पर लीन होकर बैठ गया और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, उन्हें थोड़ा और परेशान होने दीजिए। वैसे भी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं जाने वाला, इसलिए उनके फ़ोन का जवाब देने से भी कोई मतलब नहीं। यह सुनकर नमन ने थोड़ा परेशान होकर कहा, दानिश सर एक्चुअली मुझे लगता है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। वह बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचे तो विशाल सर की बहुत बड़ी बदनामी होगी। वहाँ सभी आपको पूछेंगे, पर वह कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है आपको एक बार और सोच लेना चाहिए। यह सुनकर दानिश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, अब आप मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या सोचना है, क्या नहीं। यह सुनकर नमन अब चुप हो गया। उसे पता था कि उसकी कोई औकात नहीं थी दानिश के सामने कि वह दानिश को कुछ भी एडवाइस दे सके या कुछ बता सके, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं दानिश के डैड को वह जानता था कि विशाल किस तरह का इंसान था। और अगर उसे गलती से भी पता चला कि दानिश इस वक्त अंतरा के लिए मेरे घर में रुका हुआ है और इंडिया में होने के बावजूद भी दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचा, तो वह पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। और तो और उसे सबसे ज़्यादा डर अंतरा का था। अगर अंतरा के साथ कुछ भी होता है तो वह खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। यह सारी बातें सोचते हुए नमन ने फिर से कहा, वैसे दानिश सर क्या आप जयपुर में ही रहने वाले हैं? क्योंकि आप यहाँ के विला की भी साफ सफाई करवा रहे हैं, तो क्या आप वापस दिल्ली नहीं जाने वाले? इसके जवाब में दानिश ने अपना टैब ऑन किया और बोला, जब मेरा मन चाहेगा तब मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर रिलैक्स होना चाहता हूँ। यह सुनकर नमन ने मुस्कुरा कर कहा, जरूर दानिश सर, आप यहाँ आराम से रहिए, आपको यहाँ किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी, पर प्लीज़ मेरी बेटी और मेरी माँ की बातों को अवॉइड कीजिए। यह सुनकर दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया। नमन को पता था कि दानिश कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, जिस वजह से वह थोड़ा रिलैक्स हो गया, वहाँ से बाहर निकल गया। इधर कुछ देर बाद डाइनिंग एरिया में इस वक्त सुलोचना जी डाइनिंग टेबल पर डिनर सर्व कर रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह मुस्कुरा कर बोली, आज मैं दानिश को अपने खाने बनाने की तकनीक से पूरी तरह खुश कर दूंगी और फिर शायद वह मेरी बताई हुई लड़की के साथ शादी कर ले। तभी पीछे से रोहित आते हुए मुंह बनाकर बोला, बुढ़िया दानिश सर के पीछे करोड़ों लड़कियां पड़ी हैं, तभी उनके पीछे दीवानी हैं।
वह आपकी बताई हुई लड़की से शादी नहीं करने वाले। यह सुनते ही सुलोचना जी का मुंह बन गया और वह घूर कर बोली, रोहित तुम दोनों दोस्त आखिर समझते क्या हो खुद को? खुद तो शादी किया नहीं, बस दूसरों का घर तोड़ने पर लगे रहो। और अगर तुमने अब एक बार भी ऐसी बात सुनते ही रोहित तुरंत अपने चेयर पर बैठकर मुंह बनाकर बोला, आप तो मेरी प्यारी माँ है ना, आप तो अपने बेटे को कभी भूखा नहीं रख सकती। यह सुनकर सुलोचना जी ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं मैं तो बुढ़िया हूँ, मैं माँ थोड़ी ना हूँ। यह सुनकर रोहित का मुंह बन गया। तभी वहां पर नमन आए और वह भी अपने चेयर पर बैठ गए, लेकिन तभी उनकी नजर दानिश के खाली चेयर पर गई, जिसे देखकर वो तुरंत अपनी जगह से उठते हुए बोले, मैं अभी दानिश सर को बुला कर लेकर आता हूँ। यह कहकर जाने को हुए, तभी सुलोचना जी ने कहा, तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी उनकी नज़र डाइनिंग एरिया में आते हुए अंतरा पर गई। अंतरा को देखते ही उन्होंने कहा, अंतरा जाओ, जाकर दानिश को बुला कर ले आओ। उससे कहना कि मैंने उसके लिए उसके मनपसंद की बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बनाई हैं, इसलिए वह जल्दी आ जाए। अंतरा जो अपने चेयर पर बैठने ही जा रही थी, यह सुनकर उसने तुरंत चिढ़ते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। उसकी यह बात सुनकर सुलोचना जी ने उसे घूरते हुए कहा, वह हमारे मेहमान हैं, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। क्या तुमने पढ़ा नहीं, मेहमान भगवान के बराबर होते हैं, जाओ जाकर उन्हें लेकर आओ। तभी अंतरा अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, तो क्या इसका मतलब वह हमारे भगवान हैं? इसके जवाब में सुलोचना जी ने कहा, हाँ वह हमारे भगवान हैं। तभी अंतरा फटाक से बोली, तो फिर आप उन्हें मंदिर में क्यों नहीं बिठा लेती? सुबह शाम की आरती किया करिए और उन्हें धूप दिया अगरबत्ती दिखाया करिए। अगर आपसे नहीं होता तो मैं खुद ही कल सुबह यह काम करूंगी। यह कहकर वह पैर पटकती हुई सीधे दानिश के कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं उसकी बात सुनकर सुलोचना जी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी बेटी बहुत बिगड़ गई है। नमन ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, आगे चलकर वह संभल जाएगी। इधर दूसरी तरफ अंतरा दानिश के कमरे के बाहर खड़ी थी। वह अपना छोटा सा सिर कमरे के अंदर डाली और टुकुर टुकुर चारों तरफ देखने लगी। उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया, जिसे देखकर अंतरा ने मुंह बनाकर कहा, पर यहाँ तो है ही नहीं, कहीं वह चला तो नहीं गया? वैसे अच्छा ही है वह यहाँ से चला जाए, तभी बेहतर है। लेकिन अभी वह कह रही थी कि तभी किसी ने उसके छोटे से सर को अपने बड़े से हाथ में पकड़ लिया। अंतरा चौंक गई, जोर से चिल्लाते हुए बोली, कौन है, कौन है, छोड़ो मुझे। लेकिन उस इंसान ने उसके सर को पकड़कर सीधे अपनी तरफ खींच लिया। अंतरा ने सामने देखा तो दानिश इस वक्त नाइट आउटफिट में खड़ा था। दानिश को देखकर अंतरा ने तुरंत अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। यह सुनकर दानिश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, किसी के पर्सनल स्पेस में इस तरह से घुसकर ताका झांकी नहीं करना इलीगल होता है, क्या तुम्हें यह पता नहीं है? यह सुनते ही अंतरा ने तुरंत अपना सरना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ पर ताका झांकी नहीं कर रही थी, बल्कि मैं तो आपको बुलाने के लिए आई थी। डिनर रेडी है, प्लीज चलिए डिनर कर लीजिए। भगवान जी, उसने जब भगवान जी कहा तो यह सुनकर दानिश के एक्सप्रेशन बदल गए और वह उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए बोला, तुम क्या कह रही हो? इसके जवाब में अंतरा अपनी टिमटिमाती आवाज में बोली, मैंने आपको कहा कि चलिए डिनर कर लीजिए भगवान जी, वरना डिनर ठंडा हो जाएगा तो फिर शायद आप नाराज हो जाएंगे और कहीं आपने हमें पाप दे दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। उसकी यह सारी बातें सुनकर दानिश अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोला, तुम यह सब कुछ कहाँ से सीखती हो? ऐसी बकवास बातें तुम्हें कौन सिखाता है? यह सुनकर अंतरा ने मुंह बनाकर कहा, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, बल्कि अभी अभी दादी ने कहा कि मेहमान भगवान होते हैं, तो आप हमारे घर में मेहमान बनकर आए हैं, इसलिए आप हमारे भगवान हुए। अब चलिए, यह कहकर वो अपने बालों को पीछे झटकते हुए इतराते हुए सीधे वहां से बाहर निकल गई। तो वहीं दानिश उसे जाते हुए बस घूरता रह गया। आखिर में उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए कहा, चली गई, तुम एक बार फिर से मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। यह कहते हुए वह सीधे उसके पीछे मुड़ गया। इधर डाइनिंग एरिया में अब सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। दानिश को नमन ने हेड चेयर दे दिया था और इस वक्त वह वहीं बैठा बस चुपचाप डिनर को ही घूरे जा रहा था।
लेकिन अंतरा जो जैसे किसी भूखे शेर की तरह डिनर पर टूट पड़ी, वह बिना किसी मेहनत के हाथों से ही लगातार खाए जा रही थी। कुछ खाना उसके मुंह में था तो कुछ उसके मुंह से बाहर निकल गया था। उसका मुंह बड़ा सा खुला हुआ था। तभी रोहित ने धीरे से उसे देखकर कहा, अंतरा बेटा प्लीज जानवरों की तरह मत खाओ। या सुनते ही अंतरा ने चिढ़कर कहा, पर डैडी मैं तो इसी तरह खाऊंगी। आपको पता है सुबह से मैंने खाना नहीं खाया। मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। और आज तो दादी ने क्या लाजवाब बनाया है। यह सुनते ही सुलोचना जी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे तो पहले ही पता था मेरा बनाया गया खाना इतना लाजवाब और लजीज होता है कि कोई भी उंगलियां चाटते रह जाए। लेकिन यह कहते कहते वो दानिश को देखने लगी, जिसने अभी तक एक टुकड़ा भी नहीं खाया था। दानिश को देखकर उन्होंने ना समझी में कहा, लेकिन दानिश बेटा अभी तक तुमने क्यों नहीं खाया? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? क्या यह दिखने में अच्छा नहीं है? यह सुनकर सभी दानिश को देखने लगे। वहीं दानिश ने जब अपना सिर उठाया तो उसकी नज़र सीधे अंतरा पर ठीक चली गई, क्योंकि अंतरा उसके सामने ही बैठी हुई थी और इस वक्त उसके मुंह में चावल का पूरा बंडल भरा हुआ था, जो उसके मुंह से आधा गिर रहा था। उसे इस तरह खाते आधा गिरा रही थी। देखकर दानिश अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, क्या तुम किसी चिड़ियाघर से भागकर यहाँ पर आई हो? क्योंकि तुम मुझे इंसान की तरह नहीं लग रही हो। इस तरह से तो कोई एनिमल ही खा सकता है। यह सुनते ही अंतरा जो अपने खाने पर ध्यान दे रही थी, उसके एक्सप्रेशन बदल गए और वह गुस्से से दानिश को देखने लगी। और वहीं बाकी सब अंतरा को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अंतरा ने जब सबको अपने ऊपर हंसते हुए देखा तो उसका मुंह बुरी तरह से बन गया। वह रोने जैसी शक्ल बनाकर नमन की तरह देखकर बोली, डैडी आप भी सब की तरह मेरे ऊपर हंस रहे हो। मैं आप दोनों डैडी से बात नहीं करूंगी। यह कहकर उसने वहीं पर खाना छोड़ दिया और पैर पटकते हुए सीधे कमरे में चली गई। तभी सुलोचना जी ने नमन और रोहित दोनों को डांटते हुए बोली, क्या किया तुम दोनों ने? मेरी बेचारी बच्ची को रुला दिया। अब भूखा सोना पड़ेगा। तुम दोनों की वजह से अगर वह जल्दी जल्दी खा रही थी तो क्या गलत कर रही थी? उसे भूख लगी भी ना। तभी रोहित अपनी जगह से उठकर बोला, कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को अभी खिला कर आता हूँ। वह अपने डैडी के हाथों से तुरंत खा लेगी और उसका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। यह सुनकर सुलोचना जी ने कहा, ठीक है नमन। अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही दानिश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, आप कहीं नहीं जाएंगे। उसे खाना होगा तो वह खुद से खा लेगी। आप उसे खिलाने की कोशिश मत कीजिए। अचानक से यह बात सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आया। रोहित ने हिचकिचाते हुए कहा, दानिश सर आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? वह मेरी बेटी है। लेकिन तभी दानिश ने गुस्से के साथ कहा, मैंने कहा ना वह खुद से खा लेगी। वहीं उसके गुस्से को देखकर अब नमन और रोहित दोनों ही खामोश हो गए। रोहित ने अपना सिर हिला दिया और वह वापस से अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी सुलोचना जी ने कहा, एक काम करती हूँ, मैं उसे खिला कर आती हूँ। दानिश ने एक नज़र उन्हें घूरा और फिर वह कुछ नहीं कहा। सुलोचना जी जल्दी से अपनी जगह से उठी और प्लेट में खाना लेकर अंतरा के कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर दानिश अभी भी खाने को ही घूर रहा था। तभी नमन ने रोहित से कहा, रोहित तुम बाहर से खाना ऑर्डर कर दो। याद रहे अच्छा फूड ऑर्डर करना। इसके बाद उसने दानिश को देखकर कहा, दानिश सर हमें पता है कि आपको इंडियन फूड खाने की आदत नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी आपके लिए अच्छा फूड ऑर्डर कर रहे हैं। यह कहकर वह अभी अपनी जगह से उठा था कि तभी दानिश ने अपनी भौं चढ़ाकर कहा, पर मैंने ऐसा कब कहा कि मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा? दानिश की यह बात सुनकर रोहित और नमन दोनों ही उसे ना समझी में देखने लगे और रोहित ने कहा, तो फिर आप अभी तक खा क्यों नहीं रहे हैं? हमें तो यही लग रहा था कि शायद आपको यह खाना पसंद नहीं है। इसके जवाब में दानिश ने अब स्पून उठाई और सूप पीते हुए बोला, मैं काफ़ी सालों बाद ऐसे माहौल में डिनर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एडजस्ट होना पड़ रहा था। अचानक से नमन और रोहित को सब समझ आ गया। नमन ने रोहित को देखकर धीरे से कहा, दानिश सर चाहे खुद को कितना भी स्ट्रांग कर ले या फिर खुद को बेरहम बना ले, लेकिन हमें पता है कि उन्हें एक फैमिली की कमी महसूस होती है। रोहित ने भी अपना सर हिलाकर कहा, इसीलिए तो हम आज तक दानिश सर के साथ हैं, वरना दानिश सर ने अपने गुस्से में हमारे साथ जो कुछ भी किया है, कोई भी इंसान होता
वह उन्हें छोड़कर चला जाता, पर हमें पता है कि हम ही सर के गुस्से की वजह हैं। कुछ देर में दानिश अपने कमरे में चला गया था। इधर दूसरी तरफ ओबराय पैलेस में इस वक्त विशाल अपने कमरे में सोफे पर बैठा था, फाइल पढ़ रहा था। तभी वहां रोली अपने हाथ में दूध का गिलास लेकर आई और उसने वह चुपचाप गिलास विशाल के सामने टेबल पर रख दिया और सीधे बेड की तरफ जाने लगी। तभी विशाल ने एक नज़र दूध को घूरा और रोली को घूरते हुए बोला, इसे लेकर जाओ, मुझे इसे नहीं पीना। यह सुनकर रोली ने बस अपना सिर हिला दिया। वह आगे आई और उस गिलास को उठाने लगी, लेकिन तभी विशाल ने उसके हाथ को पकड़ लिया और गुस्से से बोला, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत होती है। यह सुनकर रोली ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे अच्छे से पता है आपको सिर्फ मेरी शक्ल से ही नहीं बल्कि मेरे पूरे वजूद से नफरत है। यह सुनकर विशाल ने गुस्से से उस टेबल हाथ पर पटक दिया और अपनी फाइल पढ़ने लगा। रोली ने कुछ नहीं कहा, उसने उस गिलास को उठाया और वह सीधे कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाहर जाते ही विशाल ने गुस्से से टेबल पर उस फाइल को पटक दिया और बोला, दानिश, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम मेरे बेटे होकर मेरे साथ ऐसा करोगे। पूरी दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ मेरी बदनामी होगी। सब मुझसे पूछेंगे कि मेरे ओबराय खानदान के 3 बेटों में से दूसरा बेटा कहाँ गायब है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें। पर तुम इस वक्त हो कहाँ, मुझे यह जानना है। और अभी तक उस नमन ने मेरा फोन नहीं पिक किया। एक बार वह मेरा कॉल पिक कर ले और एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम कहाँ हो और किसके साथ हो, उसके बाद ना तो उस इंसान को जिंदा छोड़ूंगा और तुम तो सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, क्योंकि तुम अपने बाप को चाहे कितना भी बुरा क्यों ना समझ लो, लेकिन तुम हमेशा रहोगे मेरे बेटे ही। यह कहते हुए विशाल सीधे वॉशरूम में चला गया, लेकिन इधर गेट पर छुपकर खड़ी रोली सब कुछ सुन रही थी और यह सब कुछ सुनकर उसने डरते हुए खुद से कहा, दानिश बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इस तरह से अपने डैड को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। पता नहीं जब तुम यहाँ वापस आओगे तो तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। काश मैं तुमसे बात कर पाती, लेकिन तुमने तो इतने सालों में मुझसे बात ही नहीं की। यह कहते हुए रोली की आंखों में आंसू आ गए और वह वहां से नीचे चली गई। अगली सुबह दानिश इस वक्त बेड पर अपनी आंखें बंद किए लेटा था। तभी उसके कानों में जैसे किसी मंदिर की घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी और वह आवाज काफी तेज थी, क्योंकि वह घंटी उसके सीधे कान की तरफ से बजाई जा रही थी। और तभी उसे आसपास लेवेंडर की खुशबू आने लगी और उसे आग भी एहसास हुआ। यह सब एहसास पाते ही उसने दूसरे पल झटके के साथ अपनी आंखें खोल दी और अपने सामने के नज़ारे को वह एक पल देखता रह गया। इस वक्त सामने अंतरा अपने हाथ में आरती की थाली और घंटी लिए खड़ी थी। वह दानिश की आरती उतार रही थी और उसके कान में घंटी बजा रही थी। यह सब कुछ देखकर दानिश ने गुस्से के साथ कहा, यह तुम क्या कर रही हो बेवकूफ़ कहीं की, यू आर मैड। इसके बाद जवाब में अंतरा ने मासूमियत के साथ कहा, आप इस घर के भगवान जी हो, इसलिए मैं आपकी आरती उतार रही थी। अब चुपचाप बैठ जाइए। यह कहकर वापस से दानिश की आरती करने लगी और आरती गाने लगी, जय हो राक्षस देवता, जय जय राक्षस देवता, आप इस घर में आए, मेरा खून पिए, इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकेगी। जब राक्षस देवता, लेकिन अब आप इस घर से भाग जाइए, यही हमारी इच्छा है, जय जय राक्षस देवता। उसकी यह सारी बातें सुनकर दानिश पूरी तरह आज स्पीचलेस हो गया था। वह अपने सामने खड़ी बेवकूफ लड़की को देखकर जैसे रिएक्ट करना भूल गया हो और तभी उसने दूसरे ही पल बेहद गुस्से के साथ कहा, बंद करो यह सब। दानिश के चिल्लाने से अंतरा एकदम से चौंक गई और वह दूसरे पल अपने कदम पीछे लेकर अपने दांत दिखाकर बोली, सॉरी सॉरी, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही भगवान जी को प्रसन्न कर दिया। कोई बात नहीं भगवान जी, अब आप आराम से सो जाइए। लेकिन अब आप सोइएगा कैसे, मैंने तो पहले ही आपकी नींद डिस्टर्ब कर दी। यह कहकर वो हंसते हुए सीधे कमरे से बाहर भाग निकली। दानिश गुस्से के साथ पिलो को कसकर पकड़कर बोला, इस लड़की ने तो मेरी नाक में दम कर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह लड़की ऐसी होगी। एक बार मेरा तुम पर काबू आ जाए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि। यह कहते कहते उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी
और फिर तभी वहां पर दौड़ते हुए नमन आया। दानिश को इस तरह गुस्से में देख घबराते हुए बोला, दानिश सर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मैंने अभी आपके चिल्लाने की आवाज़ सुनी। दानिश ने दांत पीस कर कहा, आपकी बेटी का दिमाग खराब हो गया है, जाइए जाकर उसका इलाज करवाइए। अंतरा के बारे में यह बात सुनते ही नमन को कहीं ना कहीं कुछ समझ आ गया। नमन ने तुरंत कहा, दानिश सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी के अभी अंतरा को डांटता हूँ, वह आपको ऐसे परेशान नहीं कर सकती। यह कहकर वह जाने लगा तो दानिश ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। यह सुनते ही नमन ने हल्के गुस्से में कहा, नहीं दानिश सर, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसे अच्छे से बताऊँगा कि इस तरह आपको परेशान करने का उसका कोई हक नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। यह कहकर वो बाहर निकल गया। वहीं दानिश बस उसे ही देखता रहा और आखिर में उसने अपनी आंखें बंद करके कहा कि पागल लड़की, तुम्हें नहीं पता पर तुम्हारी यह सारी हरकतें मेरे दिल और दिमाग पर हावी हो रही हैं और यह तुम्हारे लिए आगे चलकर बहुत बुरा साबित होने वाला है। फिर तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और टेबल से अपना फ़ोन उठाया। उसने कॉल किया और बोला, यस भाई। उधर से ध्रुव की आवाज़ आई, दानिश क्या तुम सच में पागल हो चुके हो? तुम्हें पता भी है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो चुकी है, तुम कहाँ हो? इस वक्त देखो तुम्हें यहाँ आना ही होगा। इसके जवाब में दानिश ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों, क्या मेरे बिना मिस्टर विशाल ओबराय पागल हो गए हैं क्या? वह मुझे यह सुनकर ध्रुव ने कहा, दानिश मुझे नहीं पता तुम क्या सोचकर यह सब कुछ कह रहे हो, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि इन सब से डैड के साथ साथ पूरे ओबराय खानदान की भी बदनामी हो सकती है, क्योंकि अभी तुम्हें पूछेंगे और डैड ने पहले ही सबको जुबान दे रखी है कि आज हम तीनों को मीडिया के सामने लेकर आएंगे, लेकिन इस तरह तुम्हारा गायब होना बहुत बुरा साबित हो सकता है। लेकिन तभी दानिश ने गुस्से के साथ दांत पीस कर कहा, यह सब कुछ डैड को मेरे साथ 7 साल पहले वह सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या उन्हें यह नहीं पता था कि हर एक इंसान का दिन आता है और अब मेरा दिन आ चुका है। अपनी जवानी में उन्होंने बहुत अकड़ दिखाई है मुझे, अब वह दानिश ओबराय की अकड़ देखेंगे। और एक बात अब और, आप डैड से साफ साफ कह देना कि जब मेरी मर्जी होगी तब मैं वहां आऊँगा और तब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँगा, जो मेरी पर्सनल और इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसी के साथ दानिश ने कॉल कट कर दिया। वहीं ध्रुव जो अपने कमरे में खड़ा यह सब कुछ सुन रहा था, वह अब लाचारी से फ़ोन देखने लगा। लेकिन तभी कमरे में गुस्से भरी आवाज़ आई, क्या तुमने अभी दानिश से बात की? यह सुनते ही ध्रुव एक पल के लिए हड़बड़ा गया और तुरंत पीछे देखने लगा। विशाल गुस्से के साथ ध्रुव की तरफ बढ़ा और बोला, सच सच बताओ, इस वक्त तुम अपने भाई से बात कर रहे थे ना? विशाल की बात सुनकर ध्रुव अब खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, डैड आपको पता है तो आप इस बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? यह सुनकर विशाल ने गुस्से के साथ कहा, क्या कहा उसने, वह आएगा या नहीं? इसके जवाब में ध्रुव ने सपाट तरीके से कहा, नहीं वह नहीं आएगा। यह सुनकर विशाल गुस्से से पागल होते हुए बोला, यह आखिर क्या करना चाहता है? क्या यह चारों तरफ मेरी बदनामी करना चाहता है? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम अभी के अभी उसके पास फ़ोन लगाओ और मेरी उससे बात करवाओ, क्योंकि यह मेरा फ़ोन तो पिक नहीं कर रहा है और ना ही उसके वह 2 चमचे मेरा फ़ोन उठा रहे हैं। एक बार यह तीनों मेरे हाथ आ जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि विशाल ओबराय से इस तरह से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। इस वक्त विशाल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, तो वहीं ध्रुव उन्हें गुस्से में देख समझाते हुए बोला, डैड सबसे पहले आप शांत हो जाइए। आपके इसी गुस्से की वजह से आज दानिश इस तरह से शैतान बन गया है। यह सुनकर गुस्से के साथ विशाल ने कहा, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या मैं उसे ऐसे ही जाने दूं और मैं क्यों गुस्सा न दिखाऊं? सर पर मेरी पूरी मीडिया बैठी हुई है, चारों तरफ दानिश के बारे में लोग पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? इसके जवाब में ध्रुव ने कहा, डैड फिलहाल के लिए मैं मीडिया को हैंडल कर रहा हूँ और अगर उन्होंने दानिश से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन किया तो मैं उनसे कह दूंगा कि दानिश बहुत जल्द दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें वह इंडिविजुअल सारे सवालों के जवाब देगा।
विशाल ने जैसे ही यह सुना, उसने नासमझी में कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या दानिश ने ऐसा कुछ कहा है? इसके जवाब में ध्रुव ने अपना सिर हिला लिया और बोला, हाँ डैड, उसने कहा है कि वह अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वह बहुत जल्दी खुद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें वह अपने तरीके से सभी सवालों का जवाब देगा। यह सुनते ही दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।